ICICI सिक्योरिटीज़ के विनोद खारकी के साथ। विनोद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उन्होंने एक काफ़ी डिटेल्ड रिसर्च की है जहां वो बात कर रहे हैं कि कैसे कॉर्पोरेट इंडिया का प्रॉफिटेबिलिटी प्रोफाइल इंप्रूव होता जा रहा है। कॉर्पोरेट इंडिया का प्रॉफिट्स एज अ परसेंटेज ऑफ GDP जब बढ़ता है तो क्यों एक अच्छी बात होती है, किस तरह के कंट्रीब्यूटर्स वहां से आ रहे हैं, हम उनके ऊपर एक ही मिनट में जाएंगे। लेकिन इस समय डिम्पी के पास एक बार चलते हैं कि वो एक जिस्ट और एक टीज सा बताएं ये डिटेल रिपोर्ट में कौन सी बातों को इन्होंने हाईलाइट किया है, फिर हम उसके बारे में विनोद जी से बात करेंगे। डिम्पी। शुक्रिया अजय। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो जो हमने जो ग्राफिक्स निकाले या इस पूरी रिपोर्ट को समझा उसमें से हम दो चार चीज़ें बड़ी अहम है जो आपके सामने रखना चाहते हैं। पहले तो आय का परसेंटेज आप देखेंगे और मुनाफे का परसेंटेज देखेंगे। ये है किसका? ये निफ्टी का है। लेकिन निफ्टी भी आपको स्क्रीन पे दो हिस्सों में दिखेगी। एक तो निफ्टी का टोटल है कि पिछली तिमाही के अंदर यानी Q3 के अंदर कंपनी का जो प्रदर्शन रहा, आय के फ्रंट पे करीब 30% का ग्रोथ देखने को मिला और मुनाफे के फ्रंट पे करीब 17% का ग्रोथ मिला। लेकिन जो दूसरा निफ्टी भी आप देख पा रहे हैं इसमें कमोडिटीज़ और फाइनेंशियल के बिना भी हमने निकाल के देखा कि आय में ग्रोथ कितनी मिली है, क्योंकि दोनों ही सेगमेंट अपने आप में एबनॉर्मल्स थे। इनके अंदर वॉलिटिलिटी काफ़ी ज़्यादा थी। अगर आप इन दोनों सेगमेंट्स को एक्सक्लूड कर दोगे तो आय में करीब 11% और मुनाफे में करीब अगर आप देखेंगे तो माइनस का 4% आपको डी ग्रोथ देखने को मिली है। ये तीसरी तिमाही में ज़्यादातर कंपनीज का रिपोर्ट कार्ड का आता है ऑन एवरेज बेसिस पर, जो निफ्टी के हिसाब से हमने निकाला है। आगे बढ़ते हैं। अब जरा आप एक और इम्पॉर्टेंट आते हैं कि निफ्टी का लक्ष्य क्या होगा, यानी कि अगर मार्च में 2023 तक के मान के चलो तो निफ्टी का लक्ष्य क्या हो सकता है। इस रिपोर्ट में जो कैलकुलेशन दी गई है उस हिसाब से 19,800 का, और जो EPS होगा जो कैगर बेसिस पे हम कंपाउंड एनुअल ग्रोथ कहते हैं वो FY22 से 24 तक का, यानी कि अगले दो फाइनेंशियल ईयर तक का 16 से 17% का EPS ग्रोथ आपको दिख सकता है। एक और इंपॉर्टेंट मैं आपको सामने रखता हूं, वो होगा थीम। बाजार किस किस थीम पे काम करेगा, उससे जुड़े कौन कौन से सेक्टर्स होंगे, जल्दी मैं आपको वो दिखा देता हूं। अगर कैपेक्स को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा हुई तो इंफ्रा, सीमेंट, पावर है। पेंटअप डिमांड, डिमांड तेजी से बढ़ेगी वह कमर्शियल व्हीकल, टेलीकॉम पे। क्रेडिट साइकिल एक और थीम ऐसी रह सकते हैं मार्केट को, बैंकिंग, इंश्योरेंस और मॉर्गेज, बिल्डिंग मटेरियल वाली कंपनीज रहेंगी। इसके अलावा फार्मा, IT, FMCG के चुनिंदा शेयर्स में ये रिपोर्ट बुलिश कहती है। आगे आ जाते हैं जल्दी से। मुनाफे का योगदान कहाँ पे रहेगा ये मैं आपको बता देता हूँ कि आने वाले दिनों में मुनाफे का योगदान कैसे रहेगा। प्राइवेट सेक्टर के अंदर करीब 15% का योगदान, ऑटोस के अंदर 11%, NBFCs के अंदर करीब 11%, यानी कि जो शेयर्स चलेंगे उसमें से जो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा, सेगमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा वो NBFCs की तरफ से 11 होगा, एनर्जी 11, IT 10 और सरकारी बैंकों का भी करीब 9% का योगदान रहने वाला। तो रिपोर्ट के अंदर जो इंपॉर्टेंट बात थी वो हमने आपके सामने रखी है। विनोद जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अजय, अब उनसे हम बात कर सकते हैं। अच्छा डिम्पी, इस बात के लिए, इसकी जिस्ट देने के लिए विनोद हमारे साथ हैं। विनोद, बहुत ही शानदार आपकी रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, और हमारे कॉमन फ्रेंड्स जो फंड्स में हैं उनसे जब बात करते हैं वो आपको कोट करते हैं रिपोर्ट्स को, तो और भी मज़ा आता है। गुड मॉर्निंग विनोद। तो ये बताइए कि ये जो ट्रेंड बन रहा है, जो हायर पैट टू GDP का ट्रेंड है विनोद, ये आपको कितना ड्यूरेबल नजर आ रहा है? तो धन्यवाद। आपने जो तारीफ की रिपोर्ट की, सो वही एंडेवर रहता है कि कुछ इंसाइट दें इन्वेस्टर्स को जिनसे उनका थिंकिंग क्लियर हो और वो बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लें, वही हमेशा एंडेवर रहता है। सो अभी देखिए, ये आप एक उसमें जो रिपोर्ट में एक चार्ट है जिसमें हमने ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स का जो ट्रेंड है ऑफ प्रॉफिट टू GDP वो हमने प्लॉट किया है। सो उसमें आपको क्लियरली दिखेगा कि ये जो ट्रेंड है 2008-9 के आसपास, जो अप ट्रेंड जो 2002-3 से शुरू हुआ था, वो पीक आउट हुआ था अराउंड 2008 के आसपास, जब प्रॉफिट टू GDP ऑलमोस्ट 6.5-7% के आसपास चले गई थी। वहां से कंटिन्यूअस डिक्लाइन है और 2020 में हमने बॉटम बनाया जब 1.6% प्रॉफिट टू GDP हिट किया। अब डिस्पाइट पैंडेमिक विच वाज एक बहुत ही बड़ा डिमांड और सप्लाई शॉक था ग्लोबल इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, एवरीवेयर, उसके बावजूद आप देखेंगे कि जो प्रॉफिट टू GDP है वो ऑलमोस्ट डबल हो गई है। फ्रॉम 1.6% से भी हम करीब 4.3%, अगर मैं ट्रेलिंग 12 मंथ इंक्लूडिंग Q3 को जोड़ूं तो काफी स्ट्रांग उछाला। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको हम ऐसे रीड करते हैं कि इसमें कोई भी एंगल नहीं है ऑफ ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लेवरेज, बिकॉज ऑपरेटिंग लेवरेज तब आता है जब इकोनॉमी फुल फोर्स से चल रही होती है। अभी भी स्लैक है इकोनॉमी में, हमको पता है, जस्ट रिकवर कर रही है।
और फाइनेंशियल लेवरेज भी कम है बिकॉज क्रेडिट ग्रोथ अभी तक पिकअप नहीं हुआ है। तो डिस्पाइट ये जो ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज के बावजूद ये जो साइकिल टर्न हुई है, आई थिंक जैसे जैसे इकोनॉमी ओपन होगी तो पहला इम्पैक्ट होगा ऑपरेटिंग लेवरेज पे, जहां कंपनीज को ऑपरेटिंग लेवरेज का बेनिफिट आना शुरू होगा। और हमको शुरू शुरू में अभी दिख रहा है कि क्रेडिट भी पिक कर रहा है। सो जैसे जैसे क्रेडिट साइकिल पिक करता है, प्रॉफिट और पिकअप होता है, जो फाइनेंशियल लेवरेज का इफेक्ट जिसको कहते हैं। तो अगर हम जो 24 के अभी जो एस्टिमेट्स हैं ऑफ ऑलमोस्ट 590 कंपनीज का हमने देखा और उसको एक्सट्रापोलेट किया पूरे इंडिया इंक के लिए, तो ये ट्रेंड जो है जो 4.3% चल रहा है वो करीब 4.7% के आसपास FY24 तक चला जाएगा। और उसके बाद अगर जो ऑपरेटिंग लेवरेज, जो फाइनेंशियल लेवरेज की मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो कंटिन्यू होती है तो ये जो प्रीवियस पीक है ऑफ अराउंड 5, 6, 7% उस रेंज में जा सकता है, बट इट विल टेक मच लॉन्गर टाइम, मीडियम टर्म 4-5 साल के रेंज में ये अप ट्रेंड हो सकती है। राइट। विनोद, ये जो आपकी रिपोर्ट है उसी के साथ अगर हम इस समय जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसे जोड़कर देखें, क्योंकि एक तबका ऐसा है इकोनॉमी का जो ऑलरेडी प्री पैंडेमिक लेवल्स पर है, लेकिन दूसरा एक तबका ऐसा भी है जो पूरी तरह से उन लेवल्स पर पहुंचा नहीं है और वहाँ पे अभी भी एक रैपिड जो रिकवरी की स्थिति है वो बनी हुई है या आगे चल के भी प्ले आउट हो सकती है। तो इस लिहाज से आपको कहाँ पर सबसे ज़्यादा गुंजाइश लग रही है एक अपवर्ड रिविजन की? भले ही सेक्टोरली हो वो व्यू आपका, लेकिन वो कहाँ पर दिख रही है आपको? तो आप अगर इकोनॉमी को डिवाइड करें, अभी जिस तरह की जो रिकवरी हो रही है, जो भी हमारे जीडीपी नंबर्स ऊपर आ रहे हैं, उसको अगर आप ब्रेक करें, हमने ब्रेक करके देखा तो क्लियरली क्या दिख रहा है कि जो प्री पैंडेमिक लेवल से ऊपर जो तेजी से ऊपर आ रहा है वो है इन्वेस्टमेंट रेट, जिसको ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। और बजट में आपने देखा कि और उस पर फोकस आ गया है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो होती है ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन की, आउटसाइड गवर्नमेंट का जो फोकस होता है, उसके अलावा वो होता है जो 40% जो इन्वेस्टमेंट रेट है वो इज कंट्रीब्यूटेड बाय हाउसिंग सेक्टर। तो हाउसिंग सेक्टर हमको दिख रहा है कि वो इम्प्रूवमेंट हो रहा है उसमें, सो वो भी कंट्रीब्यूट करेगा टू द इन्वेस्टमेंट रेट। तो इन्वेस्टमेंट रेट वो पिकअप हो रहा है। दूसरा हमने देखा कि डिस्पाइट द सेकेंड वेव, थर्ड वेव, एक्सपोर्ट्स हैव बीन वेरी स्ट्रांग। तो इट इज, ये इसका साइन है कि ये ग्लोबली जो डिमांड रिकवरी काफी तेजी से हो रही है वेस्टर्न वर्ल्ड में, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है वहां पर। बट उसका साइड इफेक्ट ये है कि हमारी एक्सपोर्ट्स पिकअप हो रही है और China+1 से और वो एक्सेंचुएट हो रहा है। तो एक्सपोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट रेट से रिलेटेड कंपनीज, क्रेडिट साइकिल, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो क्रेडिट बढ़ेगा, तो क्रेडिट साइकिल जो है, क्रेडिट साइकिल से रिलेटेड स्टॉक्स, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट पेंट अप डिमांड वाला, बिकॉज बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, लेजर, एंटरटेनमेंट, ट्रैवल, ये इस तरह के जो सेक्टर्स हैं जिनको बहुत इम्पैक्ट हुआ था, ऑटो एक्सिलरी, ये आगे को नॉर्मलाइज जैसे जैसे होंगे, लो बेस पे होंगे, तो इनमें काफी अपवर्ड रिवीजन होने के चांसेस हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं इन सेक्टर्स को ब्रॉडली, इन्वेस्टमेंट रेट रिलेटेड, क्रेडिट ग्रोथ रिलेटेड, एक्सपोर्ट्स रिलेटेड, और जो पेंट अप डिमांड आएगी वहां पर हमको लगता है कि इस तरह के अपवर्ड रिवीजन चलते रहेंगे। ऑलराइट, मॉर्निंग मिस्टर कार्की, प्रियंका हियर, प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। एक आपसे व्यू, आपका कमोडिटी साइकिल्स पर भी आपका व्यू जानना चाहेंगे कि वहाँ आप किस तरह का सिनेरियो इस साल के लिए पैन आउट होता हुआ देखेंगे। हमने देखा कि एल्यूमिनियम के प्राइसेस आर ऑन अ बिग सर्ज, लेकिन मेटल्स इस साल कैसे रिएक्ट कर सकते हैं? देखिए, मेटल्स में ब्रॉडली अगर आप देखें, जो ओवरऑल कमोडिटीज का ऐसा है कि अगर आपके एजम्पशन आप चेक करें तो IMF के भी देख लीजिए, किसी के देखो, इस साल जो है ग्लोबल जीडीपी पिकअप होगी पैंडेमिक से हम बाहर जब निकलेंगे, राइट? तो इसका सीधा सीधा कोरिलेशन होता है विद कमोडिटी कंजम्पशन, बिकॉज ग्रोथ जब आती है इकोनॉमी में तो कमोडिटी कंजम्पशन एज सच पिकअप होता है। तो डिमांड साइड से मुझे कोई इश्यू नहीं लगता है।
प्राइसिंग कैन बी अ डिफरेंट, उसमें एंगल हो सकता है बिकॉज प्राइसेस काफी बढ़ गए हैं, और जो आई थिंक फोरकास्ट भी अगर आप करें ऑयल का या किसी का, तो बहुत ज्यादा यहाँ से स्पाइक होना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है मुझे। बट अगर डिमांड पिकअप होती है तो इनके मतलब जो सेल्स वॉल्यूम ठीक ठाक रहेंगे, और प्राइसेस अगर यहाँ पर रहते भी हैं, मतलब ज्यादा बढ़ते नहीं है और ज्यादा घटते नहीं है, तो प्रॉफिटेबिलिटी इनकी अच्छी रहेगी। विनोद, देखिए, एक होता है कि नंबर्स आना और दूसरा होना कि मार्केट कैसा बिहेव करेगा उस नंबर्स पे। शायद कमोडिटीज़ में और फाइनेंशियल्स में काफ़ी हद तक या कुछ हद तक स्ट्रॉन्ग अर्निंग ग्रोथ बेक्ड इन भी होना शुरू हो गई है। आप ऐसे कुछ सेक्टर्स के बारे में बात कर सकते हैं जहां पे अर्निंग्स लास्ट 3 साल बहुत ही खराब थी, वॉल्यूम ग्रोथ खराब थी, से ऑटोज फॉर एग्जांपल। यहां से वॉल्यूम्स अगर इंप्रूव होते हैं और साथ में कमोडिटी प्राइसेस पीक आउट होके ऑफ हाइज हो जाते हैं, तो वहां उनके नंबर्स में क्या डेल्टा आ सकता है, क्या वो प्राइस में है? उस तरह के अगर आप कुछ एग्जाम्पल दे सकें अपनी अर्निंग्स वर्सेज जो वैल्यूएशन ट्रेड हो रहे हैं उस स्टडी से। हाँ, तो इसमें जैसे प्राइम सस्पेक्ट आप पकड़िए, जिसमें ऑटो और इन्वेस्टमेंट ट्रेड दोनों का कॉम्बिनेशन है, वो कमर्शियल व्हीकल है बेसिकली। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट रेट हम बोल रहे हैं बढ़ रही है और बढ़ सकती है, तो और कमर्शियल व्हीकल साइकिल भी पिकअप कर रहा है, तो आई थिंक एक ये सेक्टर हो सकता है। बाकी जहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्लैक था, लेजर, एंटरटेनमेंट, होटल, इस तरह के जो सेक्टर्स हैं, उनमें आप इस साल के एंड तक अगर कोविड का और एक वेव नहीं आता है और रिवेंज ट्रैवल और रिवेंज स्पेंडिंग होती है, तो वहां पर काफी उछाल आ सकता है। और कंटिन्यूसली फाइनेंशियल्स जो हैं, हमने देखा है कि सरप्राइज कर रहे हैं ऑन एनपीए, और ग्रोथ भी अब पिक होने लगी है। तो आई थिंक फाइनेंशियल्स भले ही क्या कहते हैं एस्टिमेट्स में है, बट अगर ये सरप्राइज करते रहेंगे तो मेरे हिसाब से नहीं है। अगर हर क्वार्टर वो सरप्राइज करते रहते हैं, देन द स्ट्रीट इज बिहाइंड। वही इन्फ्लुएंस होता है सरप्राइज वाला जो एंगल होता है बीट मिस का, कि हर क्वार्टर बाय क्वार्टर अगर बीट ही हो रहा है, तो इसका मतलब आप बिहाइंड द कर्व हो, आप प्राइस में बेक्ड इन नहीं है वो एस्टिमेट। तो वो देखना जरूरी है। जी बिल्कुल। विनोद, साथ ही ये भी बताइए कि इनफैक्ट इस बार Q3 में भी अगर हम देखें, खासकर निफ्टी का जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा है ऑन द प्रॉफिट फ्रंट, और उसमें से अगर हम कमोडिटी या फिर फाइनेंशियल्स इस तरह के जो स्पेस हैं उसे निकाल कर परफॉर्मेंस देखें, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा कमज़ोर रहता है वो परफॉर्मेंस। लेकिन कमोडिटी साइकिल इस समय जिस स्टेज में है और जिस तरह के मैक्रो एनवायरनमेंट में हम हैं इस समय, जो कमोडिटी हेवी कंपनीज हैं उन पर या फिर इस पूरे सेक्टर के ऊपर आपका व्यू क्या है, परफॉर्मेंस कैसा रह सकता है यहाँ पर? तो वही मैंने जैसे पहले कहा था, कमोडिटी में दो एंगल होते हैं। एक जो होता है उस कमोडिटीज की डिमांड, और दूसरा होता है कि प्राइस कैसे प्ले आउट होता है। तो प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रॉम अ स्टॉक पर्सपेक्टिव, कि स्टॉक जो प्राइस डिटरमाइन करती है कि कितनी प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी कंपनीज की। तो ऐसा हो सकता है कि डिमांड रोबस्ट हो, बट प्राइसेस क्योंकि वो काफी स्पेकुलेशन था और नीचे आ जाए, तो उसमें कंपनीज को प्रॉफिट एक्चुअली घट जाते हैं। तो अभी भी आप देखिए मेटल कंपनीज का, अगर मैं फोरकास्ट देखूं 22-24, वही है जो आप चार्ट में भी देखेंगे कि जो ओवरऑल प्रॉफिट को ड्रैग कर रहे हैं 22 to 24 के बीच में। बिकॉज एज ऑफ नाउ एजम्पशन ये है कि प्राइसेस जो है मेटल प्राइसेस वो पीक आउट हो जाएंगे आगे को, बल्कि जबकि ये नहीं है कि डिमांड पे कोई क्वेश्चन मार्क है, तो वो एक दो डायनामिक्स होते प्ले आउट करते हैं इसमें, कि डिमांड और प्राइसेस। डिमांड पे हमको ज्यादा डाउट नहीं है, डिमांड आई थिंक रोबस्ट रहेगी, बट हो सकता है कि प्राइसेस ज्यादा ना बढ़े। इट इज एनीबडीज कॉल, इट इज नॉट इजी टू, ये इजी नहीं होता है कि कमोडिटी की प्राइस पे आप कॉल ले लें। बट ऑन द डिमांड साइड हमको ये ज्यादा डाउट नहीं है कि डोमेस्टिक डिमांड पिकअप करेगी और ग्लोबल डिमांड भी पिकअप करेगी, बिकॉज ग्लोबल जीडीपी ये जो पैंडेमिक से बाहर निकल रहा है।
ओके, ग्लोबल जीडीपी पेंडेमिक से बाहर निकल रहा है, तो ऐसे में क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए विनोद? Q4 किस तरह से रह सकता है? क्योंकि अभी Q3 को तो हमने एक्सटेंसिवली आपकी रिपोर्ट के बेसिस पर डिस्कस किया। Q4 में किस तरह की एक्सपेक्टेशन कॉर्पोरेट अर्निंग से होनी चाहिए? मुझे लगता है कि मोर ऑफ द सेम टाइप रहेगा ये, बिकॉज इसमें क्या हुआ है, आप देखें जो अभी अर्ली एस्टिमेट्स जो बनाए होंगे ना, उस वक्त लोगों ने ओमिक्रॉन पे काफी कॉशियस व्यू लिया होगा अगेन, बट आप जिस तरह से देख रहे हैं कि ओमिक्रॉन का एक्चुअली इफेक्ट कम हो रहा है एंड फास्ट रिकवरी है, तो मोर चांसेस कि इस बार भी वापस बीट्स आना शुरू हो जाए, बिकॉज जैसे ओमिक्रॉन राइज किया था ग्लोबली और यहाँ पर, और जब एस्टिमेट्स बनाए होंगे एनालिस्ट लोगों ने, तो उन्होंने थोड़ा सा कॉशन लगाया होगा इसमें कि ओमिक्रॉन अगर बढ़ गया जैसे जैसे डेल्टा हुआ था, तो अर्निंग्स उतनी अच्छी नहीं हो सकती है, तो थोड़ा कॉशन होगा नंबर्स में। बट जो ऑन ग्राउंड आई थिंक ऐसा लग रहा है कि कुछ ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है इसका, और रिकवरी भी फास्ट लग रही है। तो जनवरी में तो हमने देखा कि जीएसटी कलेक्शंस, एक्सपोर्ट्स, जो Q4 का जो पहला नंबर आया उसमें जीएसटी, ऑल्दो वो दिसंबर का है, हमको अभी देखना पड़ेगा फरवरी में जनवरी का क्या नंबर आता है। बट पीएमआई अगर मैं देखूं तो मंथ ऑन मंथ जो एक्सपेंशन की रेट है वो थोड़ी कम हुई है, बट नेवरदलेस एक्सपेंशन में था वो, और एक्सपोर्ट्स रोबस्ट चल रहे हैं। तो आई थिंक मोर ऑफ द सेम टाइप लग रहा है मुझे, विथ सम मोर, आई मीन बीट्स मार्जिनली हायर देन मिसेस वाला सिनेरियो दिख रहा है, बिकॉज क्लियरली इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी ने और एनालिस्ट कम्युनिटी ने ओमिक्रॉन के चलते थोड़ा कॉशन तो डाला होगा नंबर्स में, और मुझे लगता है कि एक्चुअल जो ऑन द ग्राउंड सिचुएशन ऐसी है कि उतना इम्पैक्ट नहीं है जैसे पिछले साइकिल्स में था। सो आई थिंक दिस अर्निंग साइकिल सिचुएशन अभी चलती कंटिन्यू तो होगी Q4, मुझे नहीं लगता इसमें कोई क्रैक आने वाला है। विनोद, जाने से पहले अगर हमें आप इंडिकेट करें कुछ स्पेसिफिक टॉप नेम्स जहां पे आपको अर्निंग्स बहुत अच्छी होती हुई नजर आती है नेक्स्ट 12 to 24 मंथ्स में, अपने रिसर्च के हिसाब से जो आपने मेंशन किए हो। हाँ, सो हम जैसे वो सेम मतलब थीम वही है, तो जैसे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देखिए सबसे बड़ी कंपनी L&T है, और उसके साथ पावर सेक्टर है, उसमें NTPC है। ये एक बात खास जो मुझे दिख रही है, बहुत आयरॉनिकल लगती है कि जहां पर हमको डिमांड मतलब ये जो इन्वेस्टमेंट साइकिल पिकअप होते हुए दिख रहा है, वहां पर वैल्यूएशंस भी रीजनेबल है, और जो क्रेडिट साइकिल पिकअप हो रही है वहां पर भी वैल्यूएशंस रीजनेबल है। इनफैक्ट जो कंजम्पशन जहां पर वीकनेस है वहां पर वैल्यूएशंस बहुत हाई है लॉन्ग टर्म। तो मुझे लगता है कि जो इंडस्ट्रियल, जैसे मैंने नाम लिया, और जैसे जो इनको फाइनेंस करती हैं, स्टेट बैंक हो गया आपका, एक्सिस हो गया, देन मॉर्गेज लेंडर, हाउसिंग पे जैसे मैंने बताया पॉजिटिव व्यू बन रहा है, तो HDFC एज अ मॉर्गेज लेंडर, और सो इस तरह की कंपनीज हैं। और पेंट अप डिमांड में आप या सीवी में देख लियो, उसमें रिलेटेड जैसे अशोक लेलैंड है, so some of these stocks are exports में कुछ कंपनीज है, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स है, एल्केम है, तो एक्सपोर्ट स्टोरी भी चल रही है। तो ये जो नेम्स है बाय द थीम्स, इन्वेस्टमेंट, पेंटअप डिमांड, जैसे फिनिक्स मिल है पेंटअप डिमांड में, वी लाइक दैट, सो ये इस तरह के कुछ स्टॉक्स है जो मैं बता रहा हूँ बेस्ड ऑन द थीम्स, जो हमको लगता है कि जहाँ पर पॉजिटिविटी बनी रहेगी आने वाले साल में। विनोद, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए। आइए आपको मृणाल सिंह